बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आज पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी के जहन में यही सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले आइंदा के इंतखाबात जो कि 8 फरवरी के लिए शेड्यूल्ड हैं 2024 के लिए, क्या वो साफ और शफाफ होंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन पर इसकी जिम्मेदारी है। आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर यह फ़र्ज़ इलेक्शन कमीशन का ही है कि ये तमाम तर मामलात खुश उसलूबी से तय पा जाएं और किसी जमात को इस बात पर एतराज़ ना हो कि इलेक्शन मुनसिफाना नहीं थे। अलबत्ता पाकिस्तान की जो इलेक्शंस की तारीख है, पाकिस्तान की सियासी तारीख, वो बड़ी चेकर्ड है। कोई भी जमात जो इलेक्शन जीत जाती है वो ये इस बात पर बिलीव करती है कि इलेक्शन दुरुस्त हुए, इलेक्शन ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक हुए। लेकिन जो जमात हारती है वो यही समझती है कि कभी RTS बिठाकर, कभी ROs को मिलाकर, कभी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से और कभी जुडिशरी की मदद से इंतखाबात को जीता जाता है या मैनेज किया जाता है। साल 2024 क्या नवीद सुनाएगा? क्या इस दफ़ा मुल्क में इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे? आज की किंग्स पार्टी अगर है तो कौन है? आज अगर कोई किसी को मुसल्लत करना चाहता है तो वो कौन है? और अगर वाकई कोई किसी को मुसल्लत करना चाह रहा है तो 2024 में इस डे एंड एज में क्या ये मुमकिन है या नहीं? ये ऐसा सवाल है जो कि आपके जहनों में है और इससे जुड़े हैं मज़ीद सवाल। आज के प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि बादिउन नज़र में ख़ुद को इक़्तिदार के करीब समझती है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी हो चुकी है। उस वापसी को PMLN ने सेलिब्रेट किया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए मामलात, हालात दुरुस्त हो रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब उनको 2 कन्विक्शन जो कि अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड के अंदर उनके खिलाफ मौजूद हैं, उनको ओवरटर्न करवाना है। जहां तक बात रह गई ताहयात नाअहली की, इलेक्शन कमीशन इस हवाले से एट द एंड ऑफ द डे जब रिटर्निंग अफसरान के पास मामलात जाएंगे तो वो क्या फ़ैसला करते हैं। मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ पर अब इस तरह की कोई बंदिश नहीं है, जबकि जो अपोजिट व्यू है वो सबके सामने है कि जब तक समीउल्लाह बलोच केस का फैसला मौजूद है, ताहयात नाअहली इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके अंडू नहीं की जा सकती। ये वो इक्वेशन है जो हमारे सामने है। लेकिन क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी ले पाएगी? सिंपल मेजॉरिटी ले पाएगी? 2/3 मेजॉरिटी क्लेम करना चाह रही है मुस्लिम लीग नून। ज़मीनी हालात क्या है? क्या तहरीक इंसाफ जिसका सिक्का एक ज़माने में चल रहा था, उसकी मकबूलियत इमरान खान के इक़्तिदार से निकलने के बाद उरूज पर गई? क्या वो अपनी तमाम तर मकबूलियत सानहाए 9 मई की नज़र कर चुकी है? ये ऐसा सवाल है जो कि हर एक के जहन में है और उसे चुभेगा भी, क्योंकि इसका जवाब मुख्तलिफ होगा। मेरे लिए मुख्तलिफ, आपके लिए मुख्तलिफ। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून सोच क्या रही है। मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि मुअल्लक पार्लियामेंट से काम नहीं चलेगा। मुअल्लक पार्लियामेंट तो मसाइल का हल नहीं बल्कि मसाइल में इजाफा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जो किंग्स पार्टी है उसका हशर वही होगा जो 2008 में हुआ था। याद रहे 2008 में किंग्स पार्टी, उससे पहले बनाई गई किंग्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ थी, उसका शराजा बिखर गया। इस दफ़ा किंग्स पार्टी कौन है, ज़रा ये क्लिप देखिए। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये बात सुनी। किंग्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़दीक तो मुस्लिम लीग नून है, लेकिन मुस्लिम लीग नून खुद को किंग्स पार्टी नहीं समझती। PTI शराजा बिखर चुका है, लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर किसी को मुसल्लत किया जा रहा है? इसी पर आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बहस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। खुर्रम साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेरे भाई मंसूर अली खान मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे भाई अतर काज़मी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और कोई लगी लिपटी ये भी नहीं रखते। अलबत्ता आज कलर बड़ा खूबसूरत है उनकी शर्ट का, काले से इज्तनाब उन्होंने किया है, ये मैं पूछूंगा प्रोग्राम के अंदर ही। लेकिन चले पहले गुफ्तगू को आगे बढ़ा लेते हैं। खुर्रम साहब, बड़ी सीधी सी बात है, पीपल्स पार्टी खलवत में जलवत में आपको किंग्स पार्टी गर्दानती है और ये भी समझती है कि आपको इस दफ़ा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुल्क पर मुसल्लत कर रही है। जैसे 2018 में इमरान खान साहब आए इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़ के, इस दफ़ा आपका हाथ पकड़कर आपको इक़्तिदार तक ले जाया जा रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ ये परसेप्शन, इससे लड़ाई तो अलग बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी आज आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें, हम
मलियामेट कर देंगे तमाम सियासी हैसियत किसी भी दूसरी जमात की, लेकिन हमारे पास ना लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है। तो कैसा महसूस होता है ख़ुद को कि जब आप एक ज़माने में वोट को इज़्ज़त दो की बातें करते थे, सिविलियन सुप्रीमेसी की बातें करते थे, इस्टेब्लिशमेंट की सियासत से दूर रहने की बातें करते थे, आज ये तमाम बातें मध्यम पड़ गई, लेकिन आज जो बट्टा है वो ये है कि आप एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आ रहे हैं 2024 में। ये गुफ्तगू के लिए या वसवसे फैलाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसी जमात जो 15 साल से सिंध में इक़्तिदार में हो, जो 2018 के बदतरीन इंतखाबात में भी अपने सूबे को कैरी किया हो, वो किस तरह आज कह सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था 2018 में, उसके बावजूद हमें 1,28,00,000 पाकिस्तानियों की हमायत हासिल हुई बैलेट बॉक्स के ऊपर। जो असेंबलियों में फिर हुकूमत किसकी बनी उससे कटा नजर। तो हमें तमाम तर इलेक्शन से 1 साल पहले नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। हमारी पार्टी की जो तोड़ फोड़ थी वो कर दी गई थी। आपको याद हो, जनूबी पंजाब का एक नया इत्तेहाद उस वक्त बनाया गया था, ठीक। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून को जो बुनियादी उसका वोट बैंक है वो मौजूद रहा, वो बैलेट बॉक्स पर भी आया और उसने इजहार किया, ठीक है, जिसके नतीजे में हम सबसे बड़ी ऑपोजिशन की जमात भी हम थे। तो लिहाजा ये कह देना कि जी ये या तो कोई जो जिस तरह हम कह सकते हैं कि जी वो जमात जिस 2013 में 35 नशिस्तें थी, वो 35 से 150 तक कैसे पहुंची, ये तो सवाल है ना जी पीटीआई के बारे में कि उनकी 2013 में सिर्फ 35 नशिस्तें थी, वो 150 तक कैसे आए। तो लिहाजा उसको हम कह सकते हैं कि जी वो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। लेवल प्लेइंग फील्ड को टेढ़ा करके उनको जो है जितवाया गया। यहां आज भी हमारा मुतालबा मुस्लिम लीग नून का, और वो मुतालबा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, वो साफ शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक इंतखाबात का है। हमारा बिल्कुल मुतालबा नहीं है कि हमें जिताने के लिए डस्का की तरह 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए जाएं। हमारा बिल्कुल मुतालबा नहीं है कि हमें जितवाने के लिए डस्का की तरह जो शहरों की गलियों में गोलियां चलाई जाएं। हमारा बिल्कुल मुतालबा नहीं है कि हमें जितवाने के लिए आरटीएस को बैठाया जाए। हमारा बिल्कुल मुतालबा नहीं है कि हमें जितवाने के लिए कोई दूसरी ताकतें जो हैं वो जहाज भर भर के लेकर आए। और अगर पीटीआई का एक मसनूई तरीके से जिस जमात को बनाया गया और पहले तनाव में वो सनम पाश हो गया, तो आप ये देखिए कि उसका जो बेनिफिशियरी है वो इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, वो मुस्लिम लीग नून नहीं है। हम तो अपनी जगह पर खड़े हैं और अल्लाह ताला के करम से अभी हमारी जो तवक्को है वो पाकिस्तान से है कि जो उन्होंने नाइंसाफी नवाज शरीफ के साथ की थी वो उसका अजाला करेंगे, उसको रोल बैक करेंगे। और वो जो इंतखाबी सियासत जिसको नवाज शरीफ को इस सदी में 4 में से 3 इलेक्शनों में से रोका गया था, डिनाई किया गया था, वो हक उनको दोबारा मिलेगा। अच्छा, वैसे दोबारा मिलेगा। और आपने कहा सनम पाश हुआ, सनम पाश यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई, किस वजह से हुई और पहले तनाव में हो गई। अब मंसूर अली खान साहब ये बताइएगा कि वो जिस सनम की बात जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब कह रहे हैं, वो पाश को अपनी गलतियों की वजह से भी हुआ, लेकिन उसकी तनज़ली या उसके पाश होने की वजह सिर्फ अपनी है या वो शफकत भी है जो कि खुर्रम साहब की जमात को हासिल है, जो हालात और वाक़यात इनके हक़ में हैं, वो कि खुर्रम साहब को नज़र नहीं आते, लेकिन जो पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत है उसका दस्ते शफकत भी जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है। वो इस हद तक साथ है कि निगरान हुकूमत के पास बहुत सी चीज़ों के लिए एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ नहीं होती, लेकिन अल-अज़ीज़िया के अंदर उनकी जो सज़ा है उसकी मअतली भी बड़ी आसानी से हो जाती है। बहुत से काम नहीं होते जो गैर मुंतखब हुकूमत, लेकिन वो भी हो जाते हैं। तो ये बताइएगा, ये बग़ैर किसी वजह के दस्ते शफकत है या इसमें कुछ है जो कि बाकी सबको नज़र आ रहा है और जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब को नज़र नहीं आ रहा? बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मैं खुर्रम साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, मैं बड़ी कदर की निगाह से इनको देखता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ इस बात से होगा, क्योंकि अभी फरमा रहे थे कि हमारा मुतालबा नहीं है कि जिस तरह डस्का के अंदर इलेक्शन हुए उस तरह के इलेक्शंस मुनक्किद किए जाए। हमारा मुतालबा नहीं है
कि धुंध की वजह से जो है वो पोलिंग स्टाफ ना पहुंच सके। हमारा मुतालबा नहीं है कि सड़कों के ऊपर गोलियां चलें और इलेक्शंस जो हैं वो रिग कर दिए जाए। हमारा मुतालबा नहीं है कि हमें जिता दिया जाए इस किस्म के अनफेयर मीन्स के साथ। बिल्कुल मेरे ख्याल में खुर्रम साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि आपको मुतालबा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सब कुछ चल रहा है वो सारी हवाएं जब ठंडी चल रही है तो आपको एसी ऑन करने का मुतालबा क्यों करेंगे जब मौसम ही इतना अच्छा है। एसी ऑन करने की जरूरत तो तब पड़ती है ना जब दर्जा हरारत गर्म होना शुरू होता है। तो ये मुतालबा तब तक रहे हैं जब तक नून लीग की जो स्ट्रेंथ थी, इलेक्शन लड़ने की स्ट्रेंथ थी, इलेक्टोरल स्ट्रेंथ थी, वो बड़ी स्ट्रांग थी। और दूसरी बात ये कि अभी ये जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी जी सनम पाश पाश हो गया, एक सनम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी है, वो सनम 5वीं दफा अभी गिरफ्तार हुई है। और एक नया एक तरीकाकार हमने देखा है कि जब आपके कोई शख्स जो है वो गिरफ्तार हो जाए और फिर उसके बाद उसको रिहाई मिल जाए तो सडनली कहीं से पता लगता है कि जनाब अभी तो एक और एफआईआर भी है। बिल्कुल है। तो और उसके बाद आप उसके अंदर गिरफ्तार करें, फिर उसके बाद उसके अंदर अगर रिहाई हो जाए महीना, 1.5 महीना, 2 महीने की एक लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद, तो उसके बाद एक तीसरी एफआईआर भी मौजूद है। सो एफआईआर के ऊपर एफआईआर यहाँ पे मौजूद हैं और गिरफ्तार के ऊपर गिरफ्तार हो रहे हैं। और दूसरी बात यह, बराए मेहरबानी अगर कोई मुझे ये कहने की कोशिश करे कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड है और सब कुछ बड़ा आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है और ये इलेक्शंस बड़े साफ शफाफ होने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कहे कि जिस तरह आज पाकिस्तान की सूरत हाल है कि बाबर आजम जाके कहे कि जनाब हमें नहीं पता हमने कितना स्कोर करना है, तो क्या स्ट्राइक रेट होगा, बस हमें सेमीफाइनल में पहुंचना, हमें पहुंचा के दें। मुझे इतनी मजे का खेज बात ये लगती है जब ये कहा जाता है, अभी आप राना सनाउल्लाह साहब की बात सुना रहे थे कि जनाब देखिए 2/3 मेजॉरिटी अगर होगी, एक वाज़ेह अक्सरियत होगी तो फिर ही हम सारी चीजों को ठीक कर सकेंगे। ये किससे आप कह रहे हैं? ये पाकिस्तानी अवाम से मुतालबा कर रहे हैं, किसी और से मुतालबा कर रहे हैं, किससे मुतालबा अवाम तक तो ये मुतालबा दुरुस्त है। मैं तो अवाम से तो मुतालबा शायद दुरुस्त होगा। तज्जियाकारों के हवाले से भी मैं गुफ्तगू नहीं, ख्वाहिश है, सारी बात है, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, जमीयत उलमा इस्लाम की ख्वाहिश हो सकती है, टीएलपी की ख्वाहिश हो सकती है कि जी हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, आप बिल्कुल करें, हमारा वजीर आजम आना चाहिए, बिल्कुल करें। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये चिट्ठी अवाम के लिए नहीं है, ये चिट्ठी किसी और पते के लिए है। अच्छा। और उस पते के ऊपर ये चिट्ठियां भेजी जा रही हैं। ये तो चिट्ठी जो है मंसूर साहब, आमतौर पर तो इस तरह की चिट्ठियां जो हैं वो पब्लिक नहीं की जाती, जो मोहब्बतनामे होते हैं वो पब्लिक नहीं किए जाते, या जो कोई सवाल डाला जाता है वो पब्लिक नहीं किया जाता। ये अजीब काम है कि पब्लिक भी किया जा रहा है, जो राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं। नहीं सर, वो सिर्फ इस साइड से नहीं है ना, वो दूसरी साइड से भी अभी आरिफ अलवी साहब ने जो है अनवारुल हक काकड़ साहब को एक खत लिखा और उसमें कहा, उसमें यही लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया ना गया ना, तहरीक इंसाफ के लिए ये नहीं हो रहा, ह्यूमन राइट्स हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो वो चिट्ठी लिखने में क्यों मजबूर हुए? वो इनको चिट्ठी लिखने में इसलिए मजबूर हुए कि उधर के पते के ऊपर जब चिट्ठी जाती है वहां से चिट्ठी वापस आ जाती है। तो चीजों को फिर पब्लिक इसीलिए करना पड़ता है कि भाई हमारी जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो तो काम कर नहीं रही, तो चलें फिर हम पब्लिक डिमांड ही कर देते हैं कि भाईजान कोई टीवी चैनल तुसी लाया हुए तो साड़ी वेख लेना कि ये ब्रेकिंग चल रही हो कि जनाब मैंने ये देखे खत लिखा है, बराए मेहरबानी इसको आप सुन लें। तो ये तो पुराना वतीरा है, ये तो किया जाता है। लेकिन फर्क ये है आरिफ अलवी साहब के हवाले से भी कि जब आपने जनरल बाजवा से इमरान खान साहब की मुलाकात करवानी थी तो उसमें आपने पब्लिक डोमेन को इस्तेमाल नहीं किया, ना आपने कोई चिट्ठी लिखी, रातों रात चुप करके आपने मुलाकातें करवा दी। तो माजरत के साथ पाकिस्तान की सियासत के अंदर रातों रात ही यहाँ पे फैसले होते हैं, दिनों की रोशनी के अंदर जो फैसले होते हैं वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि वो कितने को ठोस होते हैं। अच्छा, सारी सेटिंग रात के वक्त होती है, सारी सेटिंग रात के वक्त होती है। बट लेट मी टेक अ लिटिल फॉरवर्ड। मैं अतर काज़मी साहब से जरा एंगेज करना चाहूंगा। अतर साहब, बात यह भी मंसूर अली खान से जिस तरह खुर्रम साहब तो इस बात को डिनाई करें, राइटली सो, उनका एक मौक़िफ़ है और वो हमेशा ये कहते हैं कि हमने इंतखाब लड़ना है, इंतखाब जीतना है और पाकिस्तान के अवाम से वोट लेना है। बट सवाल ये है कि अभी मंसूर अली खान ने कहा कि PMLN को एक मुतालबात करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ठंडी हवाएं पहले ही आ रही हैं, AC लगाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि PTI का तो AC का कंप्रेसर ही नहीं, AC का यूनिट ही गायब हो गया। उनको सिर्फ पंजाबी में कहते हैं ना ततियाँ हवाएं आ रही हैं, तो उनको तो गर्म हवाएं आ रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हम थोड़ा सा बैलेंस करें चीज़ों को या उनका मुवाजना करें, PMLN ये कहती है कि देखिए जी हमारे साथ थोड़ा रगड़ा लगाया गया, हमारे लोगों को जेल में डाला गया, हेरोइनों के पर्चे हुए, हेरोइन के पर्चे हो गए, डेथ सेंटेंस में चले गए, फलाना हो गया, लोगों को क्या साथ क्या क्या हो गया। तो PTI ने जो किया है, अगर ये उसका खमियाजा भुगत रहे हैं तो ये खुद को सियासी शहीद क्यों पोर्ट्रे करते रहते हैं? इन्होंने जो किया है उसका भुगतेंगे फिर ये खमियाजा, तो ये खुद को विक्टिम क्यों बनाते रहते हैं हर वक्त?
देखिए, पहली बात यह है कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि नून लीग के साथ भी ये होता रहा और पीटीआई के साथ भी अब ये हो रहा है, यहाँ पे अगर कोई खमियाजा भुगत रहा है तो वो पाकिस्तान की आवाम है। इस वक्त अगर किसी चीज को टारगेट किया जा रहा है या माजी में किसी चीज को टारगेट किया गया तो वो पाकिस्तान के आइन को टारगेट किया गया। आइन की हालत ऐसे हो गई है कि अनाड़ी जिस तरह इंजन नहीं खोल देता और फिर समझ नहीं आता कि कौन सा पुर्जा किधर लगाना है, तो बिल्कुल वो सूरत हाल हुई हुई है। इस वक्त समझ नहीं आ रही कि क्या किधर किसने क्या करना है, किसका क्या काम है, किसकी जमानत होनी है, किसको दोबारा गिरफ्तार। जी, अनाड़ी मैं हूँ जी। मैं और मंसूर साहब। मैंने कहा जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं पता कर लूं कि आप अनाड़ी किसको कह रहे हैं, क्योंकि आपने बाहर भी जाना है अभी स्टूडियो से। मैं और मंसूर साहब हैं, हमने इंजन खोला हुआ है, हम रोज उल्टी सीधी तजिए करते हैं और उसकी वजह से चीजें खराब होती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब ये यहाँ पे सब जी ये अतर भाई, ये अनाड़ी उनूड़ी ध्यान से, ये ना हो कि फिर आप किमाड़ी से मिलें आप। नहीं, देखिए इसमें ये अच्छा भला वो चाय पीने लगे थे, वो चाय पीने लगे थे, आपने उनका कप ही नीचे रखवा दिया। मंसूर अली खान साहब, बड़ा जुल्म किया आपने। जी, मेरा गला खुश्क हो गया था, मैं जरा पानी पी लूं, उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए इस पूरी सूरत हाल में सबसे ज्यादा अगर कोई मुतमईन है तो वो खुर्रम दस्तगीर खान साहब है। वो कहते हैं पता नहीं आपस में किस बात पर उलझ रहे हैं, वो तो बिल्कुल मुतमईन बैठे हैं और उनका मौका अपनी जगह कायम है। अच्छा, अब इसमें देखें, ऑन सीरियस नोट, इसमें अनाड़ी वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की सियासत को इस नहज पे पहुंचाया। अब माजी में अगर आज तहरीके इंसाफ बहुत सारे गिले शिकवे कर रही है, कुछ चीजों की जानिब आपने भी जिक्र किया कि जिस तरह का मुकदमा राना सनाउल्लाह साहब पे हुआ, अब वो किसकी मर्जी से हुआ, कौन सी हुकूमत का वजीर वहां पे बैठ के कहता था कि जनाब हमने वीडियो देखी है। जिस किस्म का सलूक जो है, जिस किस्म का पर्चा मियां जावेद लतीफ साहब पे हुआ, क्या वो हमारे सामने नहीं है? फिर जब 16 माह उनकी हुकूमत आई जिन्होंने कहा था कि आइन और कानून टूटता रहा है 3.5 साल, अब हम आए हैं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जमहूरी इत्तेहाद है, हम जमहूरियत को मजबूत करेंगे। क्या उस 16 माह के दौरान आपको लगा कि ये जमहूरियत के माहिर हैं या फिर ये अनाड़ी जो है वो वर्कशॉप के वर्कर हैं? आपको खुद देख लें, आप खुद फैसला कर लें, क्या उसमें जमहूरियत मजबूत हुई? कोई ऐसी चीजें की गई जिसकी वजह से जमहूरियत मजबूत हो? 2 सूबों के अंदर आपने आइन को रोक लिया, इलेक्शन को रोक लिया, अवाम को जो है वो आपने इलेक्शन में जो उनका बुनियादी हक था कि वो वोट डालते, वो ना डालने दिया। तो इशू ये है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम मुतमिन होके बैठते हैं, चाहे वो पहले पीटीआई वाले थे, अब ये दीगर दोस्त हैं। तो ये इन लोगों ने फैसला करना है कि आइन और कानून जो है उसके मुताबिक चलना है या फिर अपनी वक्ती सियासत के लिए हर चीज को पसे पुश डाल देना है। बाकी ब्लेम दूसरी तरफ भी जाता है, उधर भी जाता है, लेकिन मेन किरदार जो है वो आपके सियासतदान ही होते हैं, इसलिए कि अवाम इन्हीं को वोट देती है। ये वोट किससे मांगते हैं? अवाम से मांगते हैं, तो जवाब भी फिर अवाम ने इन्हीं से मांगना है। मतलब अब मैं, मंसूर अली खान साहब ने भी खुर्रम साहब की राय से इख्तलाफ किया, आपने भी किया। एक मुख्तसर सा ब्रेक है, मैं वापस आऊँगा। मैं ज़रा खुर्रम साहब से पूछना चाहूँगा, ये इट्स आउट इन दी ओपन, पीपल आर कॉन्ट्रडिक्टिंग दिस व्यू। उनका इस्तेकाक है खुर्रम साहब का, वो जिस तरह मर्जी रिस्पॉन्ड करें, लेकिन तहरीक इंसाफ बैसियत जमात यहाँ तक अगर कहा जाए कि वो उनके बंदे ही नहीं होंगे तो अवाम ने वोट किसे देना है? पीटीआई का वोटर किसको वोट देगा जब पीटीआई के उम्मीदवार ही नहीं होंगे? ये बात मैं नहीं कह रहा, ये पीएमएलएन के अंदर से आवाज़ आ रही है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट होगा ही नहीं, और होगा नहीं तो वोट किसे डलेगा? ये मैंने कहा था ब्रेक से पहले, मैं नहीं कह रहा था। खुर्रम साहब, अब ऐसी सूरत हाल में अभी एक खातून वर्कर हैं पीटीआई की, सनम जावेद, उनका जिक्र मंसूर अली खान ने किया। ये क्लिप भी मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम का ही है, और तलाल चौधरी साहब ये कह रहे हैं। साथ अब कल वीडियो आई जिसमें वो बता रहे हैं अली नवाज अवान के जी मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, अबडक्ट किया जा सकता है, तो मैं पहले ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आमिर डोगर साहब और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे ही आप ये ज़बान ददे आम है कि पीटीआई के लोग होंगे ही नहीं। पीटीआई तो कहती है हमने टिकट देने हैं अपने कैंडिडेट्स को, लेकिन पीएमएलएन की तरफ से अगर ये कहा भी जाएगा जी कि आपके तो बंदे ही नहीं होंगे तो आपके वोटर ने वोट किसको देना है, यानी पीटीआई एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ऐसी सूरत हाल में बसद एहतराम काहे का फेयर इलेक्शन सर? कहाँ से आप ये इंप्रेशन क्रिएट करेंगे कि इंतखाबात बड़े साफ शफाफ हुए हैं? मुझे तो पूरी तवक्को है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मौजूद होंगे। हमने तो कभी ये सोचा नहीं है कि जी इलेक्शन इस किस्म का होगा। वो आज भी एक रजिस्टर्ड जमात के तौर पर मौजूद हैं, और अगर हमने उन्हें कालादम करार देना होता तो 9 मई के बाद बड़े दिन थे
कि वफाकी हुकूमत जो है वो फाइल करती, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने तहरीक लब्बैक के बारे में एक रेफरेंस फाइल किया था कि इन्हें कालादम करार दिया जाए। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया और वो मौजूद हैं और मुझे तवक्को है कि वो इंतखाब लड़ेंगे। अब ये सवाल कि जी अली नवाज अमान साहब या दूसरे जो उनके दोस्त हैं वो एडवांस वीडियोस लीक कर रहे हैं, एडवांस वीडियोस लीक करें या ना करें, मैं फिर दोहरा देता हूँ, रिकॉर्ड ये है कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को आपने 22-22 महीने नाहक जेलों में डाला, उनको टॉर्चर किया, उनके ऊपर 20-20 किलो हेरोइन डालकर उन पे मौत की सजा उनके सामने लटकाई। उन्होंने अपनी जमात नहीं छोड़ी, इसलिए कि वो जमात की जड़ें अवाम में थी, जिनको जबरदस्ती और एक बंदोबस्त के जरिए सनम को तराशा गया हाथों से। जब उनको इकट्ठा किया गया तो वो जमात बन के तो कहा कि ये तो एक ही इलेक्शन में 32 से 150 सीटें आ गई हैं। और जब लेकिन जिस मसनूई तरीके से उसको बनाया गया था उसी तरीके से वो जमात फिर टूटी भी। सिर्फ सवाल ये है और ये हम सबके सामने क्या आपके इक़्तिदार का सनम भी तराशा जा रहा है खुर्रम साहब, और तराशने वाले वही है? मैं तो नहीं समझता कि जिस जमात ने 1,28,00,000 वोट लिए हों 2018 में उसको किसी भी तरह भी तराशे जाने की जरूरत है। अतर साहब, अभी खुर्रम साहब ने कहा मुश्किल वक्त पर, सवाल यह है कि मुश्किल वक्त में इम्तहान ना, तो जो इम्तहानी पर्चा PMLN के सामने आया 2018 से लेकर 2000, बल्कि अगर मैं उससे पहले कहूँ, मियां नवाज शरीफ साहब के मुश्किलात में इजाफा हुआ, फिर जमात को 2018 में प्रॉब्लम हुआ, क्या पर्चा उतना ही सख्त था जो मुस्लिम लीग नून को मिला और PTI को भी उतना ही मिला? नहीं जी, मुस्लिम लीग का तो देखें जी उर्दू B का पर्चा था और इधर ये फिजिक्स का इम्तिहान हो रहा है PTI वालों का। तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, ये पर्चे एक जैसे नहीं थे। 2018 में बहुत सारे मसाइल होंगे, 2018 में मियाँ साहब के साथ उससे पहले भी ज्यादती हुई होगी। यहाँ पे कतन निज़ाम जो है ना वो इस तरह नहीं है कि जनाब हम कहें कि वो इसके साथ फेयर था और उसके साथ फेयर नहीं था। यहाँ पे हर किसी के साथ ज्यादती हुई है जो इस निज़ाम के अंदर है। आप देख लें कि किरदार बदल जाते हैं, कभी कोई पापड़ वाला होता है, कभी कोई चीनी वाला होता है, कभी कोई और फ्रंट वुमेन आ जाती है। तो ये जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा होता है उस वक्त क्यों नहीं ये चीज सामने आती, ये किरदार क्यों बदल जाते हैं? और कभी आपको सिंध में कोई शख्सियत नजर आ जाती है, कभी डॉक्टर आसिम का नाम आ जाता है कि उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है, कभी कोई और फ्रंटमैन बन जाता है। तो ये इशू है कि यहां पे वो ही कैरेक्टर्स बदलते रहते हैं। आज आप देख लें जो फवाद चौधरी साहब के ऊपर जिस तरह का एक मुकदमा हुआ कि कहीं पे उनके ऊपर जिस किस्म के इल्जामात लगाए गए, आप पीछे चले जाएं हमारी तारीख में भैंस चोरी के, बकरी चोरी के, तो उसी तरह की चीजें हो रही हैं। और यही वजह है कि फिर हमारा मुल्क भी अभी तक उसी मुकाम पे खड़ा है जहां पे वो आज से 50 साल पहले खड़ा था। तो ये सबको सोचने की जरूरत है। लेकिन देखिए, नून लीग को कभी भी उन हालात का सामना नहीं रहा हालिया तारीख में जिन हालात का सामना इस वक्त PTI को है। हाँ, मुशर्रफ साहब के हुकूमत में उस वक्त यकीनन था और फिर हमने देखा कि नून लीग तितर बितर हो गई। नून लीग के अंदर से ही काफ लीग निकली, उसी के अंदर से उनकी क़यादत निकली, उसी के अंदर हमने देखा कि उनकी क़यादत एक मुआहदा करके मुल्क छोड़ के चली गई। तो वो सब हमारी तारीख का हिस्सा है। इसलिए कि ये सियासतदान है जी, सियासतदान किस हद तक सख्ती बर्दाश्त कर सकता है? ये कोई मिलिटेंट जमातें तो नहीं है ना, ये सियासतदान है, ये हमारे मैंडेट लेके आते हैं, हमारा वोट लेके आते हैं। इनसे ये करना कि ये मौला बिल्कुल ठीक है, वो मौला जट नहीं। लेकिन आप खुर्रम साहब की जमात को एक हाँ या ना में बताइएगा, आप उन्हें आज की किंग्स पार्टी तस्वर करते हैं अपने तज्जिए के मुताबिक? खुर्रम साहब की जमात को देखें, इस वक्त लग रहा है कि ये वो तासुर है जो तमाम सियासी जमातों के अंदर इस वक्त पाया जाता है। पीपल्स पार्टी ये कहती है, जरदारी साहब ये कहते हैं, बिलावल साहब ये कहते हैं, जमात इस्लामी ये कहती है, PTI ये कहती है, ANP ये कहती है। तो फिर अगर ये सारी जमातें ये तासुर दे रही हैं तो मैं कौन होता हूं कि मैं कहूं या वो हैं या नहीं है? बज़ाहिर ऐसे लगता है। इसलिए कि अभी जो जमानतों की बात हुई कि 4 मुकदमों में या 20 मुकदमों में जमानतें हुई, जिस तरीके से मियाँ साहब को अभी जमानत हुई है और जिस तरीके से वो आए हैं, क्या उसकी कोई नजीर मिलती है? तो फिर ये तासुर तो आता है कि कहीं ना कहीं इनके लिए सहूलतें हैं और दीगर लोगों के लिए वो निजाम सहूलत देता है, कभी किसी को कभी किसी को। बट मंसूर अली खान साहब, ये उर्दू B बमुकाबला फिजिक्स, ये मुकाबला तो वैसे आपस में कोई नहीं बनता, दोनों की नेचर ही फर्क है। ये फिजिक्स का इम्तहान है और फिजिक्स में तो आपको पता है, अगर आपकी साइंस तो शायद अच्छी होगी, कि वो बड़ा कुछ आ जाता है, ग्रेविटी भी आ जाती है, लॉ ऑफ मोशन भी आ जाता है और बड़ा ही कुछ हो जाता है। तो ये दोनों पर्चे मुख्तलिफ हैं जी, जो PTI एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन। मुनीब भाई, एवरी एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हाँ जी, आप भी अपने एक्शन में जरा थोड़ा एहतियात बरतिएगा अतर साहब।
नहीं, ये मैं मस्कीन आदमी कभी कभी लेबोरेटरी के अंदर ना गलत कभी लेबोरेटरी के अंदर गलत केमिकल मिला देना तो लेबोरेटरी में आग भी लग जाती है। ये अतर काज़मी साहब को एहतियात करने की जरूरत है, ग्लव पहन के तज्जिया दिया करें। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये जो मैंने रिसेंटली, आपने मेरे टॉक शो की भी बात की, अभी थोड़ी देर पहले हम अपने भाई की भी गुफ्तगू सुन रहे थे, कंपैरिजन किया जाता है। देखें, नून लीग के साथ ये हुआ था, नून लीग के साथ यूं किया गया, हमारे साथ भी ज्यादती की गई, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक लाहौर का बड़ा मशहूर बदमाश होता था, आतिफ चौधरी, बड़ा मशहूर था। अच्छा। आपको याद होगा। अच्छा, ये एमएसएफ के साथ भी इसका ताल्लुक था। बड़े मतलब इसने दुनिया जहान के जुर्म किए हुए थे, लेकिन ये पुलिस के हत्थे चढ़ता नहीं था, इसके बड़े पुलिस मुकाबले होते थे। तो पब्लिक के अंदर इसको सपोर्ट भी बड़ा किया जाता था, लेकिन था बदमाश, मतलब 2 नंबर आदमी था बदमाश, और अल्टीमेटली इसको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। अब पाकिस्तान के अंदर भी ना इस वक्त जमहूरियत के साथ यही सब कुछ हो रहा है। हमारी जमहूरियत इतनी करप्टेड है, इतनी फ्लॉड है कि आज मुस्लिम लीग नून के सामने अगर आप ये कहेंगे ना, आप इनको बार बार बताते रहे, समझाते रहे कि जनाब ये देखें क्या हो रहा है पीटीआई के लोगों के साथ, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोग गायब हो जाते हैं, लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, घरों के अंदर जो है वो उनके ऊपर रेड्स जिस तरह की जा रही हैं, आप जो कुछ कहेंगे वो बार बार ये कहेंगे देखें इन्होंने माजी में हमारे साथ क्या किया था। अब जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंसाफ भी कर रहे हैं ना, तो वो भी बेइंसाफी के साथ कर रहे हैं, वो भी आप एक पुलिस मुकाबला स्टाइल कर रहे हैं। और पुलिस मुकाबला स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी जब भी आप करेंगे ना, तो एंड ऑफ द डे आज नहीं लिखा जाएगा, आज ये सब कुछ नहीं होगा। 3, 4, 5 साल 10 साल के बाद हमारे खुरम भाई के बाल और सफेद हो चुके होंगे, हमारे बाल भी सफेद हो चुके होंगे ना, तो आज के 2023 2024 को जब हम याद करेंगे ना, तो हम यही कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून उस वक्त इस इक़्तिदार के मजे लेने की खातिर चुप करके बैठी रही। वोट को इज्जत दो के बयानिए को इन्होंने रैपर में रैप करके जो है ना उठा के अपने घर से बाहर फेंक दिया कि जी हमारा इस कचरेदान के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा करो जो मर्जी करना है, कानून की धज्जियां उड़ाओ जिस तरह तुमने उड़ानी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इक़्तिदार तक पहुंचना है, बस हमें पहुंचाओ इक़्तिदार तक जिस तरह भी पहुंचाना है, रोंद के रख दो हर किस्म का कानून जिस तरह मर्जी आपने रोंद रहा है। लेकिन कुछ नहीं होता। वो माजी में भी ये सब कुछ हो चुका है, कर लें, अभी भी दोबारा कर लें, लेकिन आपके ख्याल में ये सर्कल इसी तरह खत्म हो जाएगा? नहीं, नहीं तो लंबी जिंदगी दे। मैं सिर्फ एक बात कंप्लीट कर दूं, मियां साहब उन्हें लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ना करे कल को यही सब कुछ मरियम नवाज, हमजा शहबाज, जुनैद इन सबके सामने आए, क्योंकि सर्कल तो घूमता है, सर्कल तो हर सूरत घूमता है। अल्लाह ना करे उनके साथ ये सब कुछ। तल्ख बातें, लेकिन जो ज़मीनी हालात हैं उनके ऊपर आपने मंसूर अली खान का, आपने अतर काज़मी साहब की राय सुनी, खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने हमारा साथ दिया प्रोग्राम के सेगमेंट में। मैं आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर नुमान नियाज़। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त एक अपहिल टास्क है उसके सामने, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ कल जो मैच हो रहा है उसके हवाले से भी बात होगी, क्योंकि डॉक्टर साहब को इंसाइक्लोपीडिया कंसिडर किया जाता है क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट बोर्ड के हवाले से ज़रा बात करेंगे, पॉइंट ब्लैंक कुछ सवालात हैं मेरे पास। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। ख्वाहिश हर किसी की है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल्स खेले वर्ल्ड कप में, लेकिन ये मामला लिमिटेड है। ठीक है, तरह तरह की मीम्स बनाई जा रही हैं कि कौन सी इक्वेशन कैसे बनेगी और पाकिस्तान किस तरह से जा सकता है। लग रहा है कि बड़ा मुश्किल टास्क होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा मामला ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान की टीम के अंदर जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ थे वो क्या है, क्रिकेट बोर्ड की हैंडलिंग क्या है। क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो रिसेंट एक इशू चला है चीफ सेलेक्टर के हवाले से, और उन्होंने अपने अहदे से वो स्टेप डाउन उन्होंने किया है, इंज़मामुल हक साहब ने, उनका इंटरव्यू भी हमने यहाँ पर किया, वो क्या है। ये तमाम बातें रेलेवेंट हैं, क्योंकि वी आर अ क्रिकेट लविंग नेशन। मेरे साथ डॉक्टर नुमान नियाज़ मौजूद है। अगर पाकिस्तान में आज कोई इंसाइक्लोपीडिया मैं किसी को समझता हूँ क्रिकेट के ऊपर, तो वो डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। आपने वक्त दिया, आई अंडरस्टैंड आपकी कोई तबीयत भी थोड़ी नासाज है, लेकिन आई हैड टू कॉल यू। मसला ये है सर कि एक तो पहले ये बता दें कि पाकिस्तानियों को कि कोई, वो पंजाबी में कहते हैं ना, गिदड़ सिंगी कौन सी है, हम कैसे पहुंच सकते हैं फाइनल के अंदर, ज़रा थोड़ा सा कोइंसाइज रखिएगा। देखें मुनीब, सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच कि मेरा प्लेजर कि आपके साथ मैं शो में हूँ। बात बड़ी सिंपल सी है यार कि जिस दिन हम अफगानिस्तान से हारे थे ना ये पूल मैच में, उस दिन आधा पाँव बाहर निकल गया था। और जिस दिन हम साउथ अफ्रीका से हारे थे, वी शुड हैव स्टॉप्ड इमेजिनिंग कि हम डिज़र्व करते थे टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल या नॉकआउट्स। आपने जैसे देखा कि इस पूरे वर्ल्ड कप में प्रेडिक्टेबल टीम्स जो थी, इंडिया हैज़ प्लेड लाइक चैम्पियंस, वो नंबर 1 पे है। साउथ अफ्रीका पहली इनिंग्स में उन्होंने एक नई
नई आप कह सकते हैं कि एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया है मॉडर्न क्रिकेट में। वो फैंटास्टिक बैटिंग करते हैं, 400 सेकेंड इनिंग्स के उनके इश्यूज हैं। ऑस्ट्रेलिया लूजिंग फर्स्ट 2 मैचेस एंड कमिंग अप स्ट्रांगली टू विन द नेक्स्ट 6। और न्यूजीलैंड ने क्लिनिकल एंड किया, जो कि उन क्लिनिकल फिनिश किया उन्होंने, हालांकि वो 4 मैचेस हारे। तो आई पर्सनली फील ना हमारे पास स्पिनर्स थे, ना इंटेंट थी, ना हमारा टेम्पलेट था, हम कंफ्यूज थे, ना इनिशिएटिव लेने की हिम्मत थी, और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी भी नज़र नहीं आई सिलेक्शन में भी। एंड मोर सो कि हमारा क्रिकेट बोर्ड अपने आप को बचाने के चक्कर में वो साउथ अफ्रीका से ऑल इंपॉर्टेंट मैच डू और डाई, उससे पहले एक प्रेस रिलीज देता है कि यार आपकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे जब आप पाकिस्तान आएंगे। और ये तो चीफ सेलेक्टर की टीम थी और कैप्टन की टीम थी, यानी कि हाथ साफ कर लिए चेयरमैन ऑफ द पीसीबी ने, मैनेजमेंट कमेटी ने। तो मुनीब ऐसे तो मॉडर्न और क्रिकेट नहीं चलती, और ऐसे तो स्ट्रक्चर्स नहीं चलते, जो कि आजकल अब स्पोर्ट्स एक इंडस्ट्री है, और इसमें तो अब आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स चाहिए, ना कि आपको बिजनेसमैन चाहिए जो कि गेम को खुद भी रुलते रहें और रुलाते भी रहें। अच्छा, ये ठीक है, अब आपने कहा था कि वाकई, और ये मुश्किल है मेरे लिए हजम करना, क्योंकि हम पैशनेट हैं क्रिकेट के बारे में, कि शायद हमारी स्किल या हमारा क्लास वो भी डिज़र्व हम नहीं करते कि हम चैम्पियंस बने। लेकिन देन वी सी अ गेम जहां फ़खर जमान डोमिनेट करते हैं, हर चीज़ बदल जाती है। क्या हम दोबारा मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और शायद ये मिरेकल एक्सपेक्ट करना टेक्निकली तो बिल्कुल गलत बात है, लेकिन क्या हम लैक कर रहे हैं सिर्फ इसी चीज़ पर कि जी हम फ़खर जमान, क्योंकि कैप्टन ने भी बात की, उन्होंने कहा अगर फ़खर जमान 20-30 ओवर निकाल गए तो शायद हम रन रेट पूरा कर पाएंगे या जो भी टारगेट होगा हमारा। देखिए मुनीब, इसमें इम्प्रॉबेबल है ना कि 278 रन का मार्जिन होना चाहिए। सो आपको 400 रन आप कर सकते हो, लेकिन 400 के बाद आप उनको 122 पे, वो एक इम्प्रॉबेबल आउटसाइड राइट चांस है कि आप उनको रिस्ट्रिक्ट करोगे। आई एम नॉट डिनाइंग कि ये इम्पॉसिबिलिटी, ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, और नेचुरल टैलेंट और फ्लेबॉयंस है, लेकिन फ़खर इज नॉट अ मशीन, इज ए ह्यूमन। उसमें बहुत सारे कंसिडरेशंस होंगी, बहुत सारे प्रेशर्स होंगे, लेकिन टेक्निकली वी आर आउट ऑफ द रेस नाउ। और वो जो नहीं होता 1 in a zillion चांस होता है, क्योंकि मिरेकल हो जाए। जैसे उस दिन हमने ग्लेन मैक्सवेल को देखा कि वो डिस्पाइट के पैर नहीं हिल रहे थे अफगानिस्तान ने, वो इतने शायद डिलीरियस बॉलिंग कर रहे थे कि उसी की जोन में करनी शुरू कर दी, एंड ही वेंट ऑन टू प्ले प्रोबेबली एन इनिंग्स ऑफ द लाइफ टाइम। तो उस तरह हो सकता है, बट टेक्निकली वी आर आउट, डाउन एंड डस्टेड, खत्म। हमारा सेमीफाइनल का चांस बस बिल्कुल ही फ्रैक्शंस में भी नहीं रह गया। अच्छा, क्रिकेट, कमिंग ऑन टू दिस, क्रिकेट बोर्ड के अंदर डॉक्टर साहब आपने बड़ा क्लोजली देखा है, अब ये क्या हैंडलिंग है हमारी रिसेंटली? अब एक इशू आता है, इससे पहले कि उसको कोई थोड़ा सा कोई एटलीस्ट थोड़ा ग्राउंड वर्क कर लें, चेक कर लें, थोड़ा सा जिसे हम लेग वर्क करते हैं वो कर लें, बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें कि यार कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है नहीं बनता। आई हैड टू कॉल इंजमामुल हक साहब, यहाँ पर वो आए और उन्होंने बताया कि यार ऐसा तो वो जो मेरे साथ एसोसिएट किया जा रहा है वो ऐसा नहीं है, और ना ही उस कंपनी का ताल्लुक है प्लेयर मैनेजमेंट से। सो कमेटी बना देना, चीफ सेलेक्टर का स्टेप डाउन कर जाना, आपको लगता है ये भी एक ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि देयर इट्स अ मेस इन क्रिकेट बोर्ड? एब्सोल्युटली मुनीब, नॉट ओनली अ मेस, इवन अगर कोई वर्ड इससे भी स्ट्रॉन्गर होता। आप ये देखो कि ना हमारा सिस्टम है, ना हमें ये पता है कि हम कॉर्पोरेट बॉडी हैं, बोर्ड कैसे चलता है, प्राइवेट है, सेमी ऑटोनमस है, हमने चलाना कैसे है। उसके बाद आपकी एडहॉकिज्म 1 साल से लगा हुआ है, आपके इलेक्शंस ही नहीं हो पा रहे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील ही नहीं हो पा रही। ये पर्सनैलिटी ओरिएंटेड था। एंड आई विल बी वेरी ब्लंट कि इंजमाम को जब आपने हायर किया था चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स, वो साया कॉर्पोरेशन के साथ था, वो तला रहमानी के साथ था। याजू जो है उसका ताल्लुक ही कोई नहीं था क्रिकेटिंग प्रोडक्ट से, या कोई ना वो कोई गॉड फॉरबिड सरोगेट की कंपनी थी कि सामने कोई आपने शील किया हुआ है। वो एक उसका प्राइवेट बिजनेस वेंचर था, वो 2-3 और भी करता है। तो उसके बाद जब आपने हायर कर लिया, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पहली मरतबा कार्नेगी मेलन का पड़ा हुआ तला रहमानी जो है वो थोड़ा सा सेवी कर देता है प्लेयर्स को, और प्लेयर्स जो हैं वो थोड़े हमने चुभने इसलिए शुरू हो गए थे। अगर आपको याद हो, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, दे हैड रिफ्यूज्ड कि वो सरोगेट कंपनी के लोगो नहीं पहनेंगे। बाद में आपने देखा कि वो बैन हो गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सरोगेशन जो है यहाँ पे बैन की, जो कि राइटली सो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द गैम्बलिंग एक्ट। उसके बाद जो ये स्टेक होल्डर्स, आपको पता है कि सारों के स्टेक्स होते हैं, इंटीग्रेटेड हैं, चाहे वो फ्रेंचाइज के लोग हैं, क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं जिनके इंटरेस्ट फ्रेंचाइज के साथ हैं या ब्रॉडकास्टर्स के साथ हैं। उसके बाद ये विलन बनना शुरू हुए रिजवान
रिजवान और बाबर आजम। देन तला रहमानी क्योंकि इनके साथ वेल इंटीग्रेटेड था और जो है बल्कि आप वो इनके लिए प्लान भी करता साया कॉर्पोरेशन में इनके पोस्ट रिटायरमेंट जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स कैसे होंगी, और उनके पास जो है मैकेंजीज का भी एक बंदा है जो उन्होंने हायर किया हुआ है। इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अपने राइट्स मांगे और क्रिकेट बोर्ड ने बड़े कन्वीनियंटली वो जो NFT के 6-7 मिलियन डॉलर आए थे वो शेयर ही नहीं किया हुआ था कि प्लेयर्स को पता ही नहीं था। फिर इनकी जो स्टोरीज होती हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होती है, उनके बारे में भी नहीं था। टैक्सेशन के मुतालिक भी 10% काट लेते थे और नंबर को बड़ा करके कहते थे वी आर पेइंग दिस फॉर दिस कैटेगरी, और बाद में वो प्लेयर जो है वो जाके भुगतता रहता था FBR को। तो जब ये इन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया और ऑब्वियसली वो डील बनती नहीं, पहले तो ये साइन करवा लेते थे, इस बार वो हुए नहीं। अब आप इंतजाम की अगर बात करते हैं, इवन ये जो प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, मुझे बताएं कि बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया, आपका ये लड़का जो है फखर जमान हो गया, उसके बाद इब्रार हो गया, शाहीन अफरीदी हो गया, जमान खान हो गया, ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये क्या इनकी सिलेक्शन नहीं होनी थी? ये कोई बैकडोर से आए हैं। और उसके बाद ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो बनाई हुई थी कैटेगरीज वो इंतजाम ने बनाई नहीं थी। तो ये बिल्कुल एक पर्सनैलिटी ओरिएंटेशन है कि उनसे उनका फड्डा हो गया। फिर आपने देखा रेजिग्नेशन उन्होंने उनका एक्सेप्ट किया नहीं, और रेजिग्नेशन उस वक्त एक्सेप्ट हुआ जब वो आपके शो में आए और आगे पीछे गए एंड ही ब्रेजनली क्रिटिसाइज ज़का अशरफ। ज़का अशरफ की एक और चीज़ जस्ट टू वेरी क्विकली पुट इट कि अगर आप देखें कि अभी टूर्नामेंट हो रहा है और आप बाबर आजम की वो लीक कर रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ ना आ जाए, आप जो है टीम हार रही है तो आप कह रहे हैं हमने सेलेक्ट नहीं की, तो ही वाज नॉट द मैन स्टैंडिंग इन एडवर्सिटी, ही सीम्ड टू बी द मैन ट्राइंग टू सेव हिज ओन स्किन। सो प्रोबेबली हमारे आगे का हवा बिगड़ा हुआ है, देयर इज नो रूल, यहाँ पे कोई हमें सेम्बलेंस ऑफ बैलेंस नजर नहीं आती, कोई फोकस नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई इंटेंट नहीं है और कोई मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं है। Very rightly said, डॉक्टर साहब। I wish we could have continued with this discussion, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम था। I'm very grateful कि आपने और डॉक्टर उमार ने ऐसे बड़ा खुल के बता दिया कि एक तो क्रिकेट बोर्ड का हमारा क्या मसला है, और ये भी कि शायद आपको मायूसी हो कि कोई बिल्कुल भी ब्राइट चांसेस नहीं है पाकिस्तान के जाने के। इम्प्रॉबेबल है, इम्पॉसिबल नहीं। अगर अल्लाह को मंजूर है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।